अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कुछ अदालती मामलात को लेकर। तो अदालती मामलात तो एज़ सच नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि ये जो अ, तमाम जजेस हैं, इनकी मरात में इज़ाफ़ा कर दिया, रेंटल हाउस में और दीगर अलाउंसेस में इज़ाफ़ा, तनख्वाहों में इज़ाफ़ा। तो ये क्या वजह है? मुझे तो ये कोई अच्छी बात नहीं लगी। पाकिस्तान के जजेस पहले ही बहुत ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। पाकिस्तान के आम सरकारी मुलाज़िम से उनकी तनख्वाहें पहले ही 4-4 5-5 गुना ज़्यादा हैं और उनकी कारकर्दगी सिफ़र है। वो पाकिस्तान के आम आदमी को इंसाफ़ नहीं दे सके हैं और तनख्वाहें देखिए ना, पिछले दिनों मुझे याद है आरिफ अलवी साहब ने एक ख़त लिखा कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के सदर की सबसे ज़्यादा तनख्वाह हो, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो सदर पाकिस्तान से ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। जी। तो बात ये है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा किस बुनियाद पे किया गया है? इन्होंने क्या ऐसा मारा है कि मतलब आम सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, हाउस रेंट इतना बढ़ाया है इनका, जो आम सरकारी मुलाजिम, ये भी आम सरकारी मुलाजिम है। मतलब आप मेरे मुझे ये बताएं कि ये सरकार से तनख्वाह लेती हैं तो सरकारी मुलाजिम है ना, टैक्स पेयर से पैसे लेते हैं, इनका काम इंसाफ करना है, लेकिन हैं तो सरकारी मुलाजिम ना। जैसी मराद दूसरे सरकारी मुलाजिम को दी जाती है वैसी इनको देनी चाहिए। अदलिया ने भी फौज की तरह अपना एक अलग ही आइलैंड बना लिया पाकिस्तान में। जैसे जर्नैलों की मराद है, फौजियों की मराद है, वो आम सरकारी मुलाजिम की मराद के बराबर नहीं है। फौजियों ने जी। भी अपना मराद का अलग सिस्टम बना लिया है। प्लाट मिलेगा कर्नल को, ब्रिगेडियर को 2, मेजर जनरल को 3, लेफ्टिनेंट जनरल को 4, जर्नल को 8, जो आम सरकारी मुलाजिम को नहीं मिलते हैं। इसी तरह जजों ने भी अपनी तनख्वाहों का एक नया ही निजाम बना लिया है, जो पाकिस्तान के आम सरकारी मुलाजिम से बिल्कुल मैच नहीं करता। वो भी 8 घंटे काम करते हैं, वो भी 8 घंटे, वो भी ग्रेड 22 है, वो भी ग्रेड 22 है, लेकिन इनकी तनख्वाहें ऐसी हैं जैसे डॉलरों की तनख्वाहें होती हैं। तो डॉलर में मुझे लगता है अमेरिकी सदर की इतनी तनख्वाह नहीं जितनी ये हमारा जज तनख्वाह लेती है। और अब मजीद तनख्वाहें इनकी इजाफा, ये जब चाहते हैं अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, जो मर्जी करते हैं। तो अफसोसनाक बात है। इन जजों को खुद कहना चाहिए कि हम ये तनख्वाहें नहीं लेंगे और इतनी ज्यादा तनख्वाहों की हमें जरूरत नहीं है। इनको खुद कोई शर्म आनी चाहिए, बजाय इसके कि ये हुकूमत से हर बार तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। मुझे अफसोस है इस पर। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस साहब ने इजलास किया है, इसमें जल्द इंसाफ के बारे में उन्होंने बात की है कि जल्दी इंसाफ दिया जाए। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3,496 तो टैक्स के मुकदमात जेर इल्तवा हैं। अमीर लोगों ने जो है, और वो कुछ 100 अरब के करीब टैक्स के मुकदमात हैं, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट उनका फैसला कर दे तो सरकार को 100 अरब रुपया टैक्स मिल सकता है। इसी तरह नीचे हाई कोर्ट्स में, नीचे सब जगह मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। ये एक तरफ इनकी तनख्वाहें देखें, दूसरी तरफ इनका काम देखें, काम सिफर, तनख्वाहें जोबन पे। बहरहाल चीफ जस्टिस ने जल्द इंसाफ देने के लिए काफी जो आज इकदाम किए हैं, और उसमें टैक्स के मुकदमात के हवाले से भी फैसला हुआ है, और उसमें और बाकी इंसाफ भी देने के, जल्द जल्द मुकदमा निपटाने के लिए एक रोड मैप बनाने का हुआ है। अब उसमें उन्होंने कहा जी कमतर और कमजोर तबकों के मुकदमात पहले फैसला किए जाएंगे। मुझे वो भी समझ नहीं आई कि अदालत क्या पहले सर्टिफिकेट मांगेगी कि आप कमजोर तबके से हैं या ताकतवर तबके से हैं। हमारे मुल्क का निजाम तो यकसा निजाम इंसाफ, बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ है। ये कमजोर तबके को पहले इंसाफ मिलेगा, ताकतवर को बाद में मिलेगा, ताकतवर को पहले मिलेगा कमजोर। ये डिवीजन कहाँ से आ गई, मुझे समझ नहीं आई। आपने सबको बराबर इंसाफ देना है, आपके लिए कमजोर और ताकतवर क्या है? आपके लिए सब बराबर है। मुझे तो इसमें नहीं। और फिर कहा जी कि वकला बार के नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। भाई वो तो तरीक पर तरीक के कल्चर के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। बार का सदर तो अपने वकालतनामे के, आप बार के सदर बन गए, आपका वकालतनामा तो चेक हो जाता है। आप जहां आपका वकालतनामा जाएगा, रिलीफ नहीं मिलेगा, आप हड़ताल करा देंगे।
तो इसलिए मेरे ख्याल में बाहर के नुमाइंदों को शामिल करना और इस तरह करना ये कुछ ज्यादा पॉजिटिव बात नहीं है। बहरहाल फिर भी मुकदमा जल्द निपटाने की तरफ किसी चीफ जस्टिस का ख्याल आया, ये अच्छी बात है और मैं समझता हूँ पॉजिटिव स्टेप है और इसकी इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बाकी जो खमियां बताई हैं वो आगे जाके ठीक हो जाएंगी। और कल जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है चीफ जस्टिस साहब ने, उसमें सिंध में आईनी बेंच बनाने पर बात होगी। सिंध हाईकोर्ट जरा तेज जा रहा था, उसने 26वीं आईनी तरमीम की एक पिटिशन एक्सेप्ट करके उसको सुनना भी शुरू कर दिया था। हालांकि वहां भी आईनी बेंच नहीं बना था। तो जज साहब को बड़ी जल्दी थी, उन्होंने कहा आईनी बेंच नहीं है तो मैं ही सुन लेता हूँ। मेरे ख्याल में कल वहाँ आईनी बेंच बन जाएगा, वो जज साहब की भी तसल्ली हो जाएगी। हमारे यहाँ ना हाई कोर्ट्स में भी मंसूर अली शाह और मनीब अख्तर मौजूद हैं। हर हाई कोर्ट में कोई कोई छोटा मोटा मंसूर अली शाह और मनीब अख्तर और अतर मनीला बैठा है, जो आइन कानून को नहीं मानता, जो समझता है मैं ही आइन कानून हूँ। भाई 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई है, मुकदमात आईनी बेंच ने सुनने हैं। सिंध हाईकोर्ट के एक जज साहब ने कहा मैं सुनूंगा। मेरे ख्याल में वहां कल आईनी बेंच बन जाएगा तो उन जज साहब की भी तसल्ली हो जाएगी, जैसे मंसूर अली शाह और मनीब अख्तर की तसल्ली भी। तो सर आपसे यहाँ पर एक और सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह के अब एक काफी मराद दी जा रही हैं, तो क्या अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि हमने देखा है कि आईनी बेंच भी तश्कील हो चुकी है, 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर कामयाब तरीके से पास करवाई गई है, कानून साजी होती रहेगी आगे, तो अब ये क्या सिलसिला रुकने का नाम लेगा? क्या इसको कोई फुल स्टॉप लगाया जाएगा या फुल स्टॉप नहीं लगाया जा सकता? किसको? सर ये मराद को लेकर। तनख्वाह फुल स्टॉप लगना चाहिए। मैं समझता हूँ जजेस की तनख्वाहें तो अगले 5 साल ना बढ़ाने की कानून साजी हो जाए कि किसी जज की कोई तनख्वाह 5 साल तक नहीं बढ़ाई जाएगी। पहले ये अदलिया आपस में बैठे मुकदमा निपटाने का कोई रोड मैप बनाए। ये पहले ये तय करें कि हम अगले 5 साल में तारा सारा बैकलॉग क्लियर करेंगे, लोगों को बर वक्त इंसाफ देंगे, फिर इनकी तनख्वाहें बढ़ाने पर कोई बात होनी चाहिए। इनकी तनख्वाहें फ्रीज कर देनी चाहिए और इनको दिन रात काम पर जबरदस्ती लगाना चाहिए। ये काम ही नहीं करते हैं, 2 घंटे काम करते हैं और फिर उठ के चले जाते हैं। 2 घंटे से ज्यादा कोई जज काम नहीं करता। मेरे ख्याल में इनकी तनख्वाहों से ज्यादा ना इनकी मॉनिटरिंग की जरूरत है। सर आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे सरकारी विजिट को लेकर। तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है वो सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हुए हैं। उनका शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल देखने में आया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? काफी अहम मुलाकातें भी स्केड्यूल है। मिले हैं मोहम्मद बिन सलमान से, शाह सलमान से उन्होंने मिल लिया है, वजीर दिफा से मिल लिया है, जो शाह मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं उनकी सबसे मुलाकातें हो गई हैं। अब इस दौरे को ना दो तरह से देखा जा रहा है, एक तो पाकिस्तान में सरमायाकारी और ये और वो उस तनाजुर में देखा जा रहा है, लेकिन ज्यादा ये देखा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप बेहतरीन दोस्त हैं। जी। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान के जरिए मैनेज करना चाहती है और उनको अपनी साइड पे लाना चाहती है। ये जो यूथिए शोर मचा रहे हैं कि मेरा मतलब है ट्रम्प आएगा तो लग पता जाएगा, ये जो यूथियों की आजकल बातें खेल रही है ना कि ट्रम्प आएगा तो अडियाला का दरवाजा खुल जाएगा, और ये जो हमारे यूथिए दोस्त हैं वो कहते हैं ट्रम्प का फोन आएगा, उनमें मुशाहिद खान भी शामिल हैं। फोन आएगा उसके बाद आसिम मुनीर गाड़ी निकालेंगे, सीधा अडियाला पहुंचेंगे, पहले इमरान खान से माफी मांगेंगे, फिर गाड़ी में बिठाएंगे, फिर सीधा ईवान वजीर आजम ले जाएंगे। तो फौज के पास उसका काउंटर प्लान मौजूद है। फौज मोहम्मद बिन सलमान के जरिए ट्रंप से बात करेगी और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो ट्रंप को इस बात पर आमादा करेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सेटअप है ये चलता रहना चाहिए और उनको किसी दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और मौजूदा सेटअप के गारंटर मोहम्मद बिन सलमान होंगे ट्रंप के पास। और आर्मी चीफ का ये दौरा इसी तनाजुर में ज्यादा था कि ट्रंप के सदर मुंतखब हो, क्योंकि इंटेलिजेंस इतलात तो मौजूद होती हैं कि ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद जो मोहम्मद बिन सलमान बात करेंगे ट्रंप से, उसमें पाकिस्तान के सेटअप की भी बात की जाएगी कि अमेरिका की नई रजीम को इस सेटअप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप जो है वो ट्रंप के साथ चलेगा। मेरे ख्याल में ये जो दौरा है ये खतरे की घंटी है यूथियों के लिए, क्योंकि वो बेचारे तो अपनी फंडिंग फंडिंग करके ट्रंप तक पहुंचे हैं और आसिम मुनीर ने मोहम्मद बिन सलमान के जरिए ट्रंप तक पहुंचना है। तो रूट किसका ठीक है और किसका गलत है? तो मेरे ख्याल में मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अब जब ट्रंप से बात की है उन्होंने और आइंदा भी करेंगे,
उसमें पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के हवाले से भी बात होगी। ये दौरा उसी तनाजुर में ज्यादा देखा जा रहा है। सर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे केपी हुकूमत को लेकर। तो केपी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला है। उनकी जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद में जो केपी हाउस पर हमला हुआ था और जो वहां पर तोड़फोड़ की गई थी, हमारे एमपीएस की, एमएनएस की जो वहां पर चीजें थी वो गायब हुई। इस मुतालिक जो है आईजी पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 600 या 800 के करीब जो सरकारी पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? एफआईआर जो है वो पेशावर की दर काटी जाएगी। देखिए, पाकिस्तान का कानून और आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं तो हैरान हूं कि एडवोकेट जनरल केपी ने या केपी की वजारत कानून ने वजीर आला को ये बताया नहीं कि एक जगह का वकूआ की एफआईआर दूसरी जगह दर्ज नहीं हो सकती। वकूआ अगर इस्लामाबाद में हुआ है तो एफआईआर पेशावर में दर्ज नहीं हो सकती। जहां पर वकूआ होगा वहीं पर एफआईआर दर्ज हो। लिहाजा अगर ये एफआईआर वो दर्ज करेंगे भी तो अदलिया इसको पहली पेशी में उड़ा देगी। जो ही गवर्नमेंट इसके खिलाफ क्वैशमेंट की दरखास्त देगी, ये क्वैश हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। ये जो है इसकी कोई सियासी वैल्यू तो हो सकती है, कानूनी वैल्यू कोई नहीं हो सकती। कानून बहुत वाज़ेह है। जिस इलाके में जो वकूआ हुआ है उसकी एफआईआर वहीं दर्ज होनी है। अब अगर केपी हुकूमत ये कहती है कि जी हमारे कहने पे इस्लामाबाद में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, भाई आप अदालत चले जाएं। एफआईआर दर्ज कराने का तरीका मौजूद है। 22A 22B के तहत आप अदालत में दरखास्त दे के एफआईआर दर्ज करा लें। ई वजीर आला के पी गंडापुर ने को अदालत में दरखास्त नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक सियासी स्टंट तो हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। एक मतलब कत्ल कराची में हुआ हो, एफआईआर लाहौर नहीं हो सकती, और वकूआ इस्लामाबाद में हुआ हो, एफआईआर पेशावर में नहीं हो सकती। लिहाजा मैं इस बात को नहीं मानता। और सर 9 नवंबर से काफी तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही है कि सवाबी पर धमाल मचा देंगे, खान को लेकर बाहर आएंगे और ये आखिरी मार्का होगा, हम फतेयाब होंगे। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसा कि आज 7 है, सिर्फ एक दिन रह गया है, तो क्या वाकई तवक्कुआत वाबस्ता करना पीटीआई को सही रहेगा या बहुत महंगा पड़ेगा एक बार फिर से? मेरा नहीं ख्याल 9 नवंबर को पीटीआई सवाबी पे कोई धरना दे रही है, और ना ही मेरा ख्याल है वहां कोई टेंट विलेज बनाया जा रहा है। अब वहां सिर्फ जलसा ही होगा और उसमें कोई करारदाद और डेडलाइन की बात होगी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक नए एंगल से सोच रही है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का ये ख्याल है कि अगर इस बार पीटीआई डी चौक पर धरने की कॉल देती है तो केपी से उनको डी चौक आने दिया जाए। पंजाब से तो रास्ते रोके जाएं, जो भी किया जाए, लेकिन केपी से जो वजीर आला अपना काफिला लेके निकलते हैं ना, उसको डी चौक तक आने दिया जाए और उसको ना रोका जाए। बाकी पंजाब में बाकी जगह रुकावटें लगाई जाए, लेकिन वजीर आला केपी को ना रोका जाए और उनको डी चौक आने दिया जाए, बाकी इस्लामाबाद सील किया जाए। जब वो डी चौक आकर बैठ जाएं तो पीछे से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए। ना कोई बाथरूम बनाने दिया जाए, ना कोई रोटी आने दी जाए, ना चाय आने दी जाए। लोगों को बैठे रहने, कितने दिन बैठ लेंगे? मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ना आप। अगर आप वहां पे बाथरूम के कंटेनर्स नहीं रखने देंगे, आप वहां खाना नहीं जाने देंगे, आप पीछे हिसार बना लेंगे और उनको कॉर्डन ऑफ कर लेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? अगर वो रेड जोन पे चढ़ दौड़ते हैं कौमी असेंबली पे या सुप्रीम कोर्ट पे या वजीर आजम हाउस पे, तो फौज एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का ख्याल है कि एक और 9 मई कर लेंगे। उसके नतीजे में क्या होगा? गिरफ्तारियां होंगी, हमें पार्टी पर पाबंदी लगाने का मौका मिल जाएगा। हम कहेंगे कि ये दहशतगर्द जमात है, ये देखें रेड जोन में आए, इनको हमने डी चौक आने दिया, ये कौमी असेंबली पे चढ़ गए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। अब कौन सी एस्टेब्लिशमेंट साथ है? वो तो एक और 9 मई मिल जाएगा एस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी, फिर फड़े जान के सारे। तो लिहाजा इस बार गवर्नमेंट इनको ट्रैप करना चाहती है कि आप डी चौक आ जाए। अगर इन्होंने डी चौक की कोई कॉल दी तो इस बार गंडापुर साहब को डी चौक आके कहा जाएगा कि आए बैठ कर दिखाएं। कितने दिन बैठ सकते हैं आप? वसाइल कोई नहीं, खुले आसमान तले, ना बाथरूम, ना रोटी, ना पानी, ना चाह, बैठ जाओ। कितने दिन बैठ जाएंगे? तो मेरे ख्याल में इस बार गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट है और ये शायद पीटीआई को पता है। इसलिए अभी स्वाबी में मुझे लगता है कोई धरना नहीं है, सिर्फ एक जलसा है। और उस जुलसे में आगे की किसी कॉल की बात होगी कि जब इमरान खान कहेंगे हम कॉल देंगे। अभी मुझे वहाँ टेंट विलेज नजर नहीं आ रहा। तो नाजरीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत, जाने के बाद।